Hello everyone. Today we'll be discussing a quick recap of session 2, Sale and Delivery of Products. This is part of unit 1. So when we talk about sales of products, we are talking about what kind of shopping practices the customers use and how we can sell the products. So customers have evolved their shopping practices and use multiple channels to search, compare and purchase products and services. ये आप भी जानते हैं कि अब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि दुकानों में जा जाके देखना पड़े कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कितने में लेना है। हम ये अपने आप से अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अभी एक दुकान में जाती हूँ, पहले 5-6 साल पहले आप क्या करते थे, आपने वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो वैसे ही दुकानों में जा जाके आपने पूछा कि ये वाला सामान कितने का है, ये कितने का है। और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप मोबाइल पे पहले देख लेंगे कि ये कितने में, कहाँ पे कितने में मिल रहा है, और आप फिर डायरेक्टली उस दुकान में पहुंच सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। So online shopping sites, they provide an array of tools that help customers gain insight during the purchase decision process, and retailers provide few such tools in stores. So customers are turning to their own devices to support decision making in stores, and as such smartphones are becoming an integral part of the shopping experience. तो अब हमारे रिटेलर्स को क्या देखना है कि वो स्मार्टफोन को कैसे यूज कर सकते हैं कि वो कस्टमर्स को एंगेज करें और उनसे ही वो सामान खरीदवाएं। So the next big challenge for retail is to determine how to use smartphones to engage with customers and drive purchasing by providing key insight during the purchase decision process. So retailers who can provide effective decision making tools for in-store customers will open up a new channel through which to market and sell. तो अगर कस्टमर्स के लिए वहीं पे डिसीजन मेकिंग टूल्स होंगे स्टोर में ही, तो वो आराम से कस्टमर्स खरीद पाएंगे। तो रिटेल टेक्नोलॉजीज होते थे, बिजनेस इंसाइट देते थे स्टोर मैनेजमेंट को। यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी जो है कस्टमर के हाथ में ही आ रही है। तो फोकस अब ऐसे होना है कि प्रोडक्ट इंसाइट कस्टमर को भी देंगे। अभी तक हम क्या करते थे, दुकानदार जो है या रिटेलर है, सेल्स पर्सन है, उसको पता होता था प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पे कस्टमर को खुद जानकारी है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमें पूरा ये अपना जो फोकस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि वो लॉयल्टी भी हो और हमारा रेवेन्यू भी बढ़े। सो हाउ डू प्रोवाइड इंसाइट ड्यूरिंग द परचेस डिसीजन प्रोसेस? तो हम कस्टमर्स का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, हम उनसे पता करते हैं कि उनको क्या खरीदना है, वो क्यों खरीदना चाह रहे हैं, और ये नॉलेज लेके हम उनको एक कस्टमाइज्ड इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस दें। तो कस्टमर डेटाबेस में भी आपको पता चलेगा वो क्या खरीदते हैं, उनके थोड़ा उनके बारे में पता लगेगा। कस्टमर डेटाबेस क्या होता है? जब भी वो कस्टमर आते हैं आपके पास, आप उनसे उनके नेम, एड्रेस, डिटेल्स ले लेते हैं, और जो भी वो खरीदारी करते हैं उनके बिल का डिटेल्स भी होता है उसमें। तो ऐसे अगर आपके पास डेटाबेस हो तो आपको पता लगता है कि वो कब क्या खरीदता है और वो क्या खरीदना चाह रहा है। सो customer databases provide a view into people who decide to purchase but miss the potential customer who wanted to purchase, visited your store and left without buying. तो जो आपके स्टोर में खरीद के गया उसका तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, पर ऐसे बहुत लोग होंगे जो स्टोर में आए, सामान देखा और निकल गए बिना कुछ खरीदे। तो समझना सबको, कस्टमर्स को समझना, उनकी जरूरतें समझना और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उन्हें पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य रहता है, ताकि हमारे कस्टमर्स भी सर्व हो और हमारे सेल्स भी बढ़े। So to better serve customers and increase sales, retailers will need to learn more about who their customers are, what their needs are, and provide them with relevant insight into the products and services available. तो यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी जैसे बताया एसेंशियो का, उसने कस्टमर डेटा लिया और उसको मिक्स किया उसने सेट ऑफ सर्विसेज के साथ, और ये जो अप्रोच था, तो ये जो अप्रोच था
It uses a combination of social media profile data, customer purchase history, and तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमने पूरा एक कॉम्बिनेशन लिया ऑफ द सोशल मीडिया प्रोफाइल डेटा, कस्टमर परचेज हिस्ट्री एंड कस्टमर बिहेवियर लॉग्स एज फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब कस्टमर्स। अभी आप इंडिया में भी ये देख सकते हैं कि अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ शॉपिंग करी या शॉपिंग करने की सोची और आपने प्रोडक्ट्स के जैसे कहते हैं आपने ब्राउज किया, तो आप अगर फेसबुक पे जाते हैं तो आपका क्योंकि लॉगिन सब जगह सेम रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस आने लगेंगे फेसबुक में कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए क्या। तो ऐसे आपके जो भी सोशल मीडिया है पूरा एक प्रोफाइल डेटा बना रहता है, एक परचेज हिस्ट्री आपकी पता लग जाती है और आपका बिहेवियर भी पता लग जाता है, आप क्या देखते हैं क्या करते हैं। So social profile data, it provides a much more descriptive and accurate profile of customers and is a largely untapped source of information. तो इसको आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कलेक्ट करने पर भी आपको स्टोर में वो क्या करेंगे वो समझ नहीं आता, तो आप सोशल मीडिया प्रोफाइल भी उनका लो, कस्टमर बिहेवियर डेटा भी लो जो वो अपने कस्टमर परचेज हिस्ट्री से पता लगता है, तो आपको अपने कस्टमर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। So decision support services, they can be created for customers who would help them find the right product and customize the products to their need. तो हम कस्टमर्स को अच्छे से अगर जानेंगे तो हम उनका प्रोडक्ट क्या उनको चाहिए और उस प्रोडक्ट को उनके जरूरत के हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको एक सेल्स एक्सपीरियंस से ज्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में एक सर्विस दे सकते हैं कि उनका जो शॉपिंग का पूरा सपोर्ट है वो हम कस्टमर को दे सकते हैं। और एक न्यू चैनल बन सकता है जिससे आपको रिटेलर्स को कस्टमर के बारे में अच्छे से पता लगे, उनके स्टोर एक्सपीरियंस को आप उनके मुताबिक बना सकें। तो अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज शोरूमिंग की। जो आपका फिजिकल स्टोर है, कितनी बारी होता है कस्टमर्स स्टोर में आके सामान देखते हैं और ऑनलाइन वेंडर से खरीद लेते हैं क्योंकि वहां पे सबसे सस्ता है। तो इससे आपको जो कस्टमर है वो आपकी दुकान में कुछ खरीद ही नहीं रहा। So as a retailer, you can reclaim your customers by engaging with them as they search and evaluate products in stores. The first step in our approach is learning who the customer is. पहले समझना है कि कौन है हमारा कस्टमर। So social profiles provide data including gender, वो मेल है फीमेल है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कितना कमा रहे हैं वो, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके हॉबीज इंटरेस्ट क्या देखते हैं, कौन सा टीवी सीरीज देखते हैं, मूवीज, ब्रांड्स। तो इससे जब आपको पता लगता है कि कस्टमर क्या कर रहा है तो प्रोडक्ट्स कस्टमर को क्या इंटरेस्ट करते हैं वो भी देख सकते हैं। So logging the actions of customers while they are in the store can further enhance the data. So the next step in our approach involves using this enhanced awareness of the customer to create services ताकि उनका डिसीजन मेकिंग स्टोर में सही से हो सके। तो आपका कोई कस्टमर आता है स्टोर में, उसको पूरा हेल्प करते हैं अवेयरनेस से प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और उसको परचेज करने में हेल्प करते हैं। सो आप एक कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, एक तो पर्सनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट कंटेंट को, दूसरा आपके एक्टिविटीज एंड सेंटिमेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके आप यूज कर सकते हैं टू फिल्टर प्रोडक्ट चॉइसेस, और सोशल नेटवर्क से आप अपने ओपिनियंस भी पता कर सकते हैं। सो बाय एंगेजिंग कस्टमर्स इन दीज वेज आप एक नया चैनल खोल लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिससे आप सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, ट्रस्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो आपके रिटेल स्टोर्स जो हैं वो अलग अलग स्टोर हो पर एक ही ब्रांड के अंदर आए तो दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस अक्रॉस कस्टमर्स। तो अगर वो अपने स्टोर में जाते हैं, जैसे आप अलग अलग बिग बाजार में जाएंगे तो वहां पे सेम फिजिकल स्पेस, सेम इंफॉर्मेशन एंड सेम प्रोडक्ट्स होंगे, तो कस्टमर्स आर एक्सपोज टू ऑल प्रोडक्ट्स इवन दो नॉट ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट। तो अगर स्टोर का एक्सपीरियंस मोर पर्सनल करेंगे, जो उनको चाहिए उनके मुताबिक उनको मिले, तो बहुत उनको पसंद आएगा और सेल्स बढ़ेंगे। सो स्मार्टफोन्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म by which an experience meant for everyone can be personalized with little change to the physical store. तो आप यहाँ पे एक मोबाइल ऐप दे सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे कस्टमर्स को,
तो कस्टमर जैसे यहाँ पे इन्होंने फेसबुक कनेक्ट दे रखा है, एक लॉगिन सर्विस है, स्मार्टफोन से आप कस्टमर का सोशल प्रोफाइल डेटा ले लेते हैं और फिर हम उसको एक प्री डिफाइंड कस्टमर सेगमेंट में डाल देते हैं और उस कस्टमर एक्सपीरियंस को उस सेगमेंट की तरह से हम इफेक्ट करेंगे। जैसे ये मम्मीज का ग्रुप है ऑन इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, तो ये वाली जो मम्मीज का ग्रुप है वो बेबी प्रोडक्ट साथ में अपने लिए भी देख रहे हैं प्रोडक्ट्स। ऐसे ही अगर मेल का सेगमेंट होगा ऑफिस गोइंग, तो उनके कपड़े अलग होंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का होगा तो वो सेगमेंट अलग होगा। तो आपके ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज करके एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाता है और आपके क्यूआर कोड्स आपके स्टोर में आप यूज कर सकते हैं फिजिकल कंटेंट देखने के लिए। तो ये जो है अभी आपका इतना एडवांस इंडिया में आया नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि अगर आपको जो कपड़ा पसंद आया, जो प्रोडक्ट पसंद आया, आप उसका कोड लेके जाते हैं स्टोर में वो स्कैन करते हैं और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है वहां पे। सो स्मार्टफोन कैन ऑल्सो बी यूज टू कलेक्ट डेटा ऑन द कस्टमर ब्राउजिंग बिहेवियर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपने सोशल प्रोफाइल डेटा, परचेज हिस्ट्री, ये सब मिला के आपने एक्सपीरियंस उसका पर्सनलाइज किया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, कस्टमर आता है एक टीवी लेने के लिए, तो उसके फेसबुक में इंटरेस्ट दिखते हैं उसके म्यूजिक, मूवीज, गेमिंग में, और ऑनलाइन ब्राउजिंग उसने करी स्मार्ट टीवी के लिए, तो उसने देखा कौन कौन से स्मार्ट टीवी उसको चाहिए। सो द टीवी डिस्क्रिप्शंस डिस्प्लेड इन द रिटेलर स्मार्टफोन ऐप, उससे उसको रेलेवेंट आप बता सकते हैं कौन से फीचर्स हैं और कौन सा टीवी उसको सूट करेगा। सो यूजिंग द स्ट्रेटेजी द कस्टमर बेनिफिट्स फ्रॉम अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड गेट्स द सपोर्ट नीडेड टू रीच द परचेज डिसीजन इन स्टोर। तो पहले ही अगर उसको बता दिया जाए कि ये आपके लिए टीवी ज्यादा सूटेबल है, तो वो दुकान में आते ही वही खरीद सकती है। तो यहाँ पे आप रेकमेंड कर सकते हैं, रेटिंग्स दे सकते हैं, जिससे उसको डिसाइड करने में आसानी हो। So for its part, the retailer gets to differentiate itself from its competitors and increase customer loyalty. So the use of smartphone as a shopping tool provides retailers with access to the behaviors of customers and insight into how they interact with products. So this data can be used to make decisions and store configurations and associate product placements. So providing a valued customer service, इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है जो रिटेलर्स के पास पहले नहीं थी। तो जो आपका इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में, रिटेलर्स को तो बहुत फायदा होता है, पर पर्सनल डेटा जो है उनको ध्यान से यूज करना है। ये नहीं हो कि कुछ भी मिसयूज हो जाए और कस्टमर्स परेशान हो। सो रिटेलर्स मस्ट अवॉइड आस्किंग फॉर मोर डेटा देन दे नीड एंड मस्ट टेक एवरी मेजर टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स प्रिवेसी। सो आप कस्टमर्स का ट्रस्ट बना के रखते हैं, तो रिटेलर्स जब ऐसे करते हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो उनका सेल्स भी बढ़ते हैं। और अगर कस्टमर डेटा ढंग से हैंडल नहीं होगा तो बिना कुछ करे ही रिटेलर्स का सारे कस्टमर्स चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें इजी एक्सेस टू फीडबैक। अभी तक जो हम फीडबैक बात कर रहे थे वो इम्प्लिसिट है कि दूसरों से हमें पता लग रहा है कि कस्टमर्स का क्या रवैया है हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो एक्सप्लिसिट होता है आप जब डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। तो रिटेलर्स कुड एनेबल ट्वीटिंग, फेसबुकिंग एंड पोस्टिंग प्रोडक्ट्स टू सोशल मीडिया फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ पे आपका डिसीजन हो सकता है पॉइंट ऑफ परचेज में ही। और कस्टमर से अगर आप फीडबैक लेते हैं तो जो दूसरे हैं उनके नेटवर्क में वो भी अवेयर हो जाते हैं ऑफ द अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स दैट द रिटेलर सेल्स। So social network users often make requests of their entire network, although a limited set of people may be considered for useful feedback. तो आपका 10 लोगों से फीडबैक लिया, वो 10 लोग और 10 लोगों को बताते हैं, तो ऐसे ही आपका प्रोडक्ट का चर्चा बढ़ती है। फिर पॉइंट ऑफ सेल प्रोसीजर्स, यहाँ पे भी आप अपने सेल्स के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट प्लेस है दैट द कस्टमर विल रिमेंबर व्हाइल इन योर स्टोर। तो आपको मालूम है कस्टमर्स अपना सामान जो भी उसको खरीदना है वो लेके पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट पे आता है, जो आपका पॉइंट ऑफ सेल परचेज पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस को अच्छे से एक्यूरेटली और एफिशिएंटली करते हैं, तो कस्टमर का आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन होता है आपके बारे में। उसके बाद आप उसको कैश रजिस्टर से जो भी आप काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ शॉप पे, आपके इंफॉर्मेशन पे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड द एज ऑफ इक्विपमेंट। तो अलग अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट रहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे। तो कैश रजिस्टर, EFT POS मशीन,
तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे। स्केल्स जो आपका वेइंग मशीन रहता है, स्कैनर्स रहते हैं, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। इम्प्रिंटिंग मशीन रहते हैं जिससे कुछ लेबलिंग कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट रहता है, इंडिया में यूज नहीं होता है पर बाहर के देशों में आपका सामान रखा जाता है और एक तरह से बेल्ट पे होता है वो। तो जैसे सामान रखा जाता है वहां पे जो कैशियर बैठा है वो उसके पास कंट्रोल रहता है, तो वो आगे आगे बढ़ाता रहता है। जैसे ही एक कस्टमर का सामान हट जाता है वहां पे बीच बीच में डिवाइडर रखे होते हैं, तो जैसे ही एक कस्टमर का सामान हो जाता है वैसे ही दूसरे तक वो अपने ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। दूसरा फोन या माइक्रोफोन सिस्टम भी रहता है यहाँ पे जिससे आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो कैश रजिस्टर के यहाँ पे क्या क्या काम है? एक तो कैश हैंडलिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो स्टोर को भी पैसा जाएगा और कस्टमर्स भी अपसेट होंगे, आपका रेपुटेशन भी खराब होगा। तो जब भी आप कैश लेते हैं या पास करते हैं कस्टमर को, अमाउंट लाउड एंड क्लियर बताना है ताकि कस्टमर को समझ आए कि कितने पैसों की लेन देन हो रही है। और ये कोलीग्स के साथ भी बात करते हुए ऐसे ही बात करना है ताकि एक्सचेंज में जितना भी अमाउंट आप ध्यान दे रहे हैं ध्यान से आप करें। तो कैश रजिस्टर सिक्योरिटी है। जब भी आपको यहाँ पे स्टोर्स में आप कैश हैंडल करते हैं, आपको ध्यान देना होता है कि स्टॉक, मर्चेंडाइज, वैल्यूएबल एसेट्स और कैश, ये सब पे निगरानी रहे, कोई चोरी वोरी ना हो। तो अगर कुछ भी चोरी हो जाता है, या तो कस्टमर गड़बड़ हो या एम्प्लॉयज गड़बड़ हो, तो वहां पे इमीडिएट प्रोसिक्यूशन होता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है और डिसमिसल भी हो सकता है। तो स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स, दे हाई डेंजर पीरियड्स फॉर रॉबर्स और थीव्स। दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पर्सन्स लिंगरिंग इन द स्टोर। अगर कोई भी घूम रहा है स्टोर में और स्टोर बंद होने का टाइम हो गया या कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको दूसरे स्टाफ को बता देना है, मैनेजर को बता देना है। सो द पॉइंट ऑफ सेल एरिया ये की टारगेट रहता है जहाँ से चोरी करने का रहता है लोगों का रवैया। तो यहाँ पे आपको ट्रिक्स रहते हैं कि आपको वहां से हटा देते हैं, या आप अगर कैश रजिस्टर पे हैं तो आपको कुछ भटका देते हैं, तो वहां से चोरी हो सकता है। इसीलिए रूल्स क्या फॉलो करना है, कभी भी उसको खुला नहीं छोड़ना है। जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक ही खुला रखें। सो नेवर लीव द कैश रजिस्टर ओपन एट एनी टाइम अनलेस यू आर यूजिंग इट। नेवर फेस अवे फ्रॉम एन ओपन कैश ड्रॉ, तो खुला होगा तो उधर से नजर नहीं हटाएंगे। नेवर प्रोवाइड योर स्टाफ कोड टू एनीवन, आप एक लॉगिन कोड से घुसते हैं अपने सिस्टम पे तो वो आप किसी को नहीं देंगे। ऑलवेज लॉक द रजिस्टर व्हेन लीविंग द स्टेशन, उसको लॉक करेंगे जब आप वहां से निकलेंगे। नेवर लीव द की इन एन अनअटेंडेड कैश रजिस्टर, तो वहां चाबी भी नहीं छोड़ेंगे। और रेगुलर बेसिस पे उसको क्लियर करेंगे ताकि एक टाइम में ज्यादा कैश ना हो। Not be distracted when using the cash register. दूसरा, कभी भी काम करते वक्त कैश रजिस्टर पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ध्यान कहीं और नहीं जाना है। कैश को यहाँ वहाँ नहीं रखना है, कस्टमर से बात नहीं करना है जब भी कैश कैरी कर रहे हैं आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और कॉमन सेंस यूज करना है जब भी कोई अजीब से या किसी पे आपको शक हो। फिर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। कस्टमर्स को हम जब डिलीवर करते हैं अपने उनके प्रोडक्ट्स, तो रिटेलर्स जो है वो पहले जैसे नए नए स्टोर नहीं खोल रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो मार्केटर्स की तरह सोच रहे हैं, तो न्यू ब्रांड एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया के थ्रू भी कस्टमर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब इतने तरीके हो रहे हैं, कस्टमर्स को भी मालूम है उन्हें कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे रिसीव करना है, तो इनको रिटेलर्स को समझना चाहिए कि वो कैसे उनको सामान पहुंचाते हैं। सो इनके स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पे: डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रॉमिस, embrace cross channel retailing and renew focus on the in store shopping experience। तो आपका डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रॉमिस है कि अगर आपका ब्रांड है तो आपका प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग जो है वो उसके मुताबिक होगा। तो अगर कस्टमर को जब भी आपका ब्रांड वो खरीदने जाए तो उसके दिमाग में होगा कि इसकी क्वालिटी ऐसी होगी, इसका प्राइसिंग ऐसे होगा। तो अगर आप उसका रखेंगे नहीं, ब्रांड का जो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं रखेंगे, तो कस्टमर्स आपसे खरीदेंगे नहीं।
जैसे आपको अगर मैं अमूल बटर का एग्जांपल दूं, तो आपको मालूम है उसका हर बार ही उसका टेस्ट वही होगा, उसका टेक्सचर वैसे ही होगा, तो उसका प्राइस भी हमेशा इतना ही रहेगा जो बाकी उसके प्रोडक्ट्स हैं बटर के। तो आपको मालूम है कि ये ऐसा ही मिलेगा मुझे बटर। तो ऐसे ही आपका ब्रांड प्रॉमिस को आप रखते हैं स्टोर्स के लिए भी। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं कि पेप बॉयज के बारे में है, ये कोई ऑटो पार्ट्स के साथ डील करते थे। और यहाँ पे आपके अलग अलग एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं कि ऑरिकल रिटेल मार्कडाउन ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट हमारे हैं एम्ब्रेस क्रॉस चैनल रिटेलिंग। यहाँ पे आपके क्रॉस चैनल है। क्रॉस चैनल्स क्या होंगे? आपके अलग अलग रिटेल आउटलेट्स, आपके अलग अलग वेबसाइट्स, वो सब मिलके आपके लिए सेल कर रहे हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना एक्सक्लूसिव स्टोर बनाएं। आप साथ ही में किसी डिपार्टमेंट स्टोर में भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और आप वेबसाइट्स के थ्रू भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे क्रॉस चैनल रिटेलिंग से कस्टमर्स के पास आपका एक्सेस बहुत इम्प्रूव हो जाता है और आपका पूरे हर लेवल पे इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके दुकान पे आए तो कुछ बिक रहा है, वेबसाइट पे कोई और रेट है। तो सब जगह आपका प्राइसिंग और क्वालिटी सेम होना है। तो अपने जो सेल्स फ्लोर है उन पे भी आपको सबको अच्छे से समझाना है प्राइसिंग के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि कोई भी आइटम हो तो कस्टमर्स अच्छे से खुशी से लेके जाए। दूसरा, रिन्यू फोकस ऑन द इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे शॉपर्स जो हैं हमारे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, तो उनके पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है। तो रिटेलर्स को भी तैयार रहना चाहिए कि जो भी इनका कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कस्टमर्स को डील करें। तो आपके यहाँ पे कस्टमर्स बहुत जागरूक होके आता है, तो जब जागरूक होके आता है आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। सो व्हाट डज इट मीन टू बी कस्टमर सेंट्रिक? The organization and the store are built from the customer perspective in, not the retailer perspective out. वो सेम एग्जाम्पल हो गया, जैसे अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आके आपको कुछ भी पढ़ा के जा सकती है, ये नहीं देखती है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या समझ रहे हैं। या आपके हिसाब से कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स हैं एज स्टूडेंट्स, आप बैठे हुए हैं क्लास में, तो आपको जैसे समझ में आए आपके टीचर वैसे ही आपको समझाते हैं। तो जब आप इसको देखें तो रिटेलर भी यही कोशिश कर रहा है कि कस्टमर्स को जो चाहिए वो उस हिसाब से अपनी दुकान बनाए, उस हिसाब से सामान सजाए। So the shopping process is easy to understand and the customers have more control over the entire retail experience. So जो customer information है वो appropriately use हो रहा है यहाँ पे by retailers and customers to enhance the shopping experience. तो shopping experience जो है आपका अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग शॉपिंग ओकेजन के हिसाब से होगा। वो डेली नीड्स के लिए आ रहे हैं, वो अपने डेली वेयर कपड़ों के लिए आ रहे हैं, कि शादी में जाना है उसके लिए कपड़े लेने आ रहे हैं, तो हर बार शॉपिंग एक्सपीरियंस अलग होगा। तो हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स क्या रहते हैं, हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा बनाना है कि चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के साथ हम मेल खाए। तो डायनामिक रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन होना है ताकि हम कस्टमर के नीड के हिसाब से बदलते जाएं। एक कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस होना है ताकि कस्टमर्स आए, उनको जो चाहिए वो उस हिसाब से खरीद के जाएं, उनको नेसेसरी टूल्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज सब देना है। और एक इंटीग्रेटेड व्यू होना है कस्टमर का। रिटेलर्स नीड टू अचीव अ फाउंडेशनल लेवल ऑफ कस्टमर इंटीग्रेशन। तो आपका कस्टमर डेटा जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये नहीं हो कि जो आते ही नहीं आपके दुकान में उनका डेटा रख के बैठे हैं, क्या इतना सारा इंफॉर्मेशन रख के बैठे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा उनको चाहिए क्या। तो उनका एक इंटीग्रेटेड व्यू रखना है और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग देना है। उनको जैसे चाहिए कस्टमर को उस हिसाब से डिफरेंट सेगमेंट्स, लोकल मार्केट्स, शॉपिंग ओकेजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से देना है। तो हमारा इंक्रीज फोकस रहता है रिटेल कस्टमर के ऊपर, साथ ही में हमें अपना एग्जीक्यूशन भी अच्छा करना है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, टूल, सिस्टम्स, फॉर्मेट, मर्चेंडाइज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे ध्यान देना है।
ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, जो आप मर्चेंडाइजिंग करते हैं, आप प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स को मूव करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स टू कस्टमर सेगमेंट्स एंड सेगमेंट मैनेजर्स। फिर आप देखते हैं कि आपके जो कस्टमर्स के साथ जो डील कर रहे हैं वो आपके कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस दे, तो आपके नॉन कस्टमर फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह भी आप कम करेंगे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि आपका वो फ्लेक्सिबल और एनेबलिंग है, कस्टमर को जो भी चाहिए उस हिसाब से एप्लीकेशन आपके कस्टमाइज हो सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस टच पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप टच स्क्रीन से आप खरीद सकते हैं। तो अलग अलग मार्केट प्लेस में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे ही रिटेल एक्सपीरियंस में भी चेंजेस आ रहे हैं। सो रिटेल मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी, द रूल्स हैव चेंज्ड। अगर आप देख रहे हैं कि आपका मार्केट प्लेस जो है वो रिटेलर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पे मजबूर कर रहा है। आप चाहते हैं कि कस्टमर के हिसाब से आप काम करें, और कस्टमर क्योंकि बहुत बदल रहा है, उसकी बहुत जरूरतें हैं, और वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही ब्रांड से टिका रहे, वो बदलता रहता है, तो आपका डिमांड भी अलग होता रहता है। तो आपके कई कंपनीज हैं जो फेल हो गए हैं, ऐसे चल नहीं पा रहे हैं, और ऐसे हैं जो अगर वो बदल नहीं पाए हैं अपने आप को तो वो चल भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। और जो इंटरनेट के नियरली अनलिमिटेड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कस्टमर्स को एक जैसे कहते हैं उंगलियों पे सारा इंफॉर्मेशन है, प्राइस का, प्रोडक्ट का, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का, और आपका टेलर्ड रहता है पूरा रिकमेंडेशन। तो आपका जो भी कस्टमर्स चाहते हैं वो मोबाइल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वीडियो गेम प्लेयर्स, वो सबसे वो कंफर्टेबल रहते हैं, तो उनका कस्टमर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन भी हम यूज करते हैं। तो आपका स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स क्या रहता है फॉर कस्टमर सेंट्रिक? सबसे पहले तो कस्टमर के हिसाब से आपको फोकस रखना पड़ेगा, लेजर लाइक फोकस रखना है अपने टारगेट कस्टमर्स पे, इनोवेट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, और रिटेलर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें क्वालिटी ऑफ स्टोर एम्प्लॉयज की, तो कस्टमर को एक ट्रूली कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले ताकि वो बार बार वापस आए। अपना स्टोर का नेविगेशन भी अच्छा रखना है ताकि आराम से लोग अपने स्टोर से घूम सकें, अपना सामान ले सकें, स्टोर मैप्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट लोकेटर्स बना सकते हैं, और साथ ही में एक इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द कस्टमर रख सकते हैं, यहाँ पे एक शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि कस्टमर अक्रॉस चैनल्स, डिपार्टमेंट्स विद इन द स्टोर, अक्रॉस कस्टमर चेक पॉइंट्स, उसका हर बारी एक जैसा ही हो। तो कस्टमर्स के साथ आपको पहले एक उनका इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके रखना है, और इंटीग्रेट करके उसको आपको यूज करना है। तो कस्टमर से पहले आपको पता करना है कि वो इंफॉर्मेशन कितना अलाउ कर रहे हैं यूज करना, और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट ऑफरिंग या सर्विस ऑफरिंग देनी है। साथ ही में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टोर। सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस विजन आपको करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना है, आपको देखना है जो आपने जहाँ पैसा लगाया वो कहाँ लगा रहे हैं आप, और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी आपको देखना है, आप अगर स्टोर को बदल रहे हैं तो किस तरह से बदल रहे हैं। नेक्स्ट की एलिमेंट्स क्या है सक्सेसफुल डायरेक्ट डिलीवरी बिजनेस के? आपका वेल ऑर्गेनाइज कस्टमर लिस्ट मैनेजमेंट होना है, कंसिस्टेंट एंड वेल डिजाइन मार्केटिंग मटेरियल्स होने हैं, तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं आपका कैसे स्टोर डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस होना है, कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छे से लेबल और पैकेज होने हैं, और साथ ही में आपका डिलीवरी सिस्टम भी क्लियर होना है, और आपके लाइसेंसेस भी सही होने हैं। सो मोस्ट कंज्यूमर गुड्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल। तो जैसे आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं वो एक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से आपके पास पहुंचते हैं, और बीच में वेयर हाउस पे भी रुकेंगे, और पॉइंट ऑफ सेल रिटेल स्टोर में पहुंचेंगे। तो कंज्यूमर बाइज द गुड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो आपके बुक्स जैसे कैटलॉग रहते हैं उसके थ्रू भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है जहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या वेयर हाउस से कस्टमर के घर पे पहुंच जाए। तो अलग अलग तरीकों से आपके मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर्स तक अपना सामान या अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। तो फैक्ट्री आउटलेट्स भी हो सकती है,
इंटरनेट से भी हो सकता है, होलसेल प्राइसेस भी हो सकते हैं। सो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केपिंग, ये मटेरियल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर उनको उनके घर तक ही पहुंचाता है। जैसे कोई भी पेरिशेबल या हजार्डस गुड्स हो, वो भी मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक पहुंचता है। आपके फास्ट फूड हो जैसे पिज्जा डिलीवरी, वो भी सीधा कस्टमर तक पहुंचता है। होम डिलीवरी और सुपरमार्केट्स, वो भी हो सकता है। दूध के लिए भी अलग से हो सकता है। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग हमारे प्रोडक्ट डिलीवरीज हो रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप आपने, जब हमने ये पहले किया था तो आप ये क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं, इसको फिर से देख लीजिएगा। और आज हमारा रिकैप यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टोर एरियाज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ लवली डे।